हेलो एवरीवन, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम पवन वाग एकेडमी। बच्चों, पवन वाग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर नंबर 10 ऑलरेडी हम लोगों ने स्टार्ट किया है। उसके 4 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। आज हम लोग इसका 5वां पार्ट देखने वाले हैं, जिसको हम लोग लास्ट पार्ट जो है उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे के टॉपिक स्टडी करने वाले हैं। आई थिंक मैंने 10.7 टॉर्क तक हमने कंप्लीट किया था। अभी उसके आगे का जो पार्ट है 10.8 और 10.9 में आज लेने वाली हूँ। 10.8, 10.9 एंड 10.10 ये मैं कवर करने वाली हूँ। तो आज का भी पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, एज वेल एज आज जो एक डेरिवेशन में लेने वाली हूँ वो आपकी बोर्ड एग्जाम में भी 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। उसका एनसीईआरटी का फॉर्मूला क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। उसके साथ साथ उसका डेरिवेशन भी हम लोग देखेंगे एंड इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है वो भी आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन बच्चों, इसके पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखें। अगर नहीं देखा है, किसी को देखना नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं उसका थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगी जो कि इस आज के लेक्चर के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर पार्ट 5 मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट का। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं, पवन वाग एकेडमी का ऐप भी है, इसको जरूर डाउनलोड करें। इसके अंदर आपको सभी वीडियोस, सभी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे। इस ऐप के अंदर आपको बहुत सारे वीडियोस, हर एक स्टैंडर्ड के वीडियोस अवेलेबल हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे। उसके साथ साथ धीरे धीरे नोट्स अपलोड करने का भी काम हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इस ऐप के अंदर। तो वो आपको हैंड रिटन नोट्स भी इस ऐप के अंदर मिल जाएंगे एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम लोग अपलोड करने वाले हैं। तो बच्चों, इस ऐप को जरूर डाउनलोड करें। चलते हैं हमारे आज के लेक्चर की तरफ। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ये जो हमारा 10.8 टॉपिक है वो हम लोग देखने वाले हैं। लेकिन ये टॉपिक स्टडी करने से पहले प्रीवियस लेक्चर में जो टॉपिक मैंने लिया था उसको मैं थोड़ा सा रिवाइज करना चाहूँगी। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या लिया था, देखो सबसे पहले आपको वो मैं बताती हूँ, क्योंकि देखो वो टॉपिक को मैं यहाँ कंटिन्यू करने वाली हूँ। मतलब वो जो रिलेशन है वो रिलेशन हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो बेटर रहेगा, अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो बेटर रहेगा, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है उसका फॉर्मूला, वो फॉर्मूला कैसे आया, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी मैंने लिए हैं। तो इट्स बेटर कि अगर आज मैं बस फॉर्मूला बताऊंगी आपको, लेकिन जो फील है, एक्चुअल फील है, वो आपको उस लेक्चर में जरूर आएगा। तो बच्चों वो लेक्चर जरूर देखें, आई रिक्वेस्ट यू। तो अभी आज मैं आपको, हाँ, लेकिन आप लोग अभी हेडफोन लगा के बैठेंगे सब लोग। कभी भी देखो जब आप लेक्चर देखते हो तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि हेडफोन लगा के देखा करो, क्योंकि उससे कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। बच्चों, हमारा पूरा ध्यान मोबाइल के ऊपर जो लेक्चर चल रहा है उसके ऊपर होना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स में अगर अंडरस्टैंडिंग करोगे तो रटने की बात नहीं आएगी, और रटने की बात नहीं आएगी तो अच्छा आपका लर्निंग होगा। मतलब आपको ज़्यादा रटने के लिए बहुत ज़्यादा आपको एफर्ट्स लगते हैं बच्चों। अगर अंडरस्टैंड कर लिया तो आप इजीली डेरिवेशन लिख सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले देखो, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको टॉर्क क्या होता है, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग लूप, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग लूप, करंट कैरिंग लूप क्या होता है ये मैं आपको बताती हूँ। तो देखो, टॉर्क एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग लूप का फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया था, वो कुछ ऐसे था, टाउ इज इक्वल टू एन इंटू आई ए बी साइन थीटा। ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया था। इसके अंदर एन जो है, एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स। उसके बाद I जो है, I इज इक्वल टू है करंट। A का मतलब होता है एरिया ऑफ द लूप, एरिया ऑफ द लूप। देन B इज इक्वल टू है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। एंड थीटा इज इक्वल टू होता है एंगल बिटवीन, एंगल, बस एंगल रखो, ओके। ए एंड बी के बीच में जो एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो एंगल है उसको हम ए बोलते हैं, आई मीन थीटा बोलते हैं। कुछ इस तरह
यहाँ पे हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया था, लास्ट लेक्चर में मैंने डिटेल में बताया है बच्चों। अगर ये फॉर्मूला आपको एक्सप्रेशन चाहिए ये कैसे आया तो आप लास्ट लेक्चर जरूर देखें। बच्चों आज हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। अब देखो बच्चों यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के लिए हमने वापस वही लेना है, किसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हम लोग देखने वाले हैं, करंट का, करंट कैरिंग लूप का। तो मैंने यहाँ पे एक करंट कैरिंग लूप लिया बच्चों, एक ऐसा लूप लिया, मान लो यहाँ से करंट फ्लो कुछ ऐसे हो रहा है। तो ये करंट कैरिंग लूप के सराउंडिंग में कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है और वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसे मिलती है हमें, मतलब सेंटर से ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमें ऐसे मिलती है और यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसे मिलती है, जस्ट लाइक एक मैग्नेट की तरह मिलती है कुछ ऐसे। ओके, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो अगर मैं यहाँ पे कोई बार मैग्नेट ले लूँ, वो बार मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी नॉर्थ टू साउथ, वो भी कुछ ऐसे ही होती है बच्चों। अगर आप देखोगे तो वो भी कुछ ऐसे ही होती है ना। अंदर की डायरेक्शन में वो साउथ टू नॉर्थ होती है, फिर नॉर्थ टू साउथ होती है। तो ऐसी मैग्नेटिक फील्ड हमें मिलती है। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ सेम प्रोड्यूस हो रही है बच्चों, लेकिन यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड जो है इसका जो डाइपोल मोमेंट हम लोग निकालते हैं वो क्या होता है, एम बार इज इक्वल टू, हमने उसका इसका डाइपोल मोमेंट मतलब एम, जो कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने की वो बार मैग्नेट की जो स्ट्रेंथ होती है उसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ओके, तो ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बच्चों इसकी ऐसे ऑब्जर्व किया गया कि इसकी जो एम बार है मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, ये क्या होती है इसकी, वो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। सबसे पहले तो इससे पास होने वाला जो करंट है जिसको हम आई से डिनोट कर रहे हैं, ऐसे ऑब्जर्व किया गया कि ये जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होती है, और एक चीज के ऊपर वो डिपेंड करती है दैट इज एरिया, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया आल्सो। जो करंट कैरिंग लूप होता है उसकी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मतलब उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने की जो स्ट्रेंथ है उसको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहा जाता है। करंट कैरिंग लूप की वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, आई के ऊपर एंड ए के ऊपर। सो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एंड इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। तो इसी को हम लोग ऐसे लिखते हैं, एम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई इंटू ए। तो ये मैग्नीट्यूड हो गई, तो इसी को m इज इक्वल टू आई इंटू ए लिखेंगे बच्चों। तो m इंटू आई इंटू ए, लेकिन ये मैंने सिंगल लूप के लिए लिखा है। ऐसे मान लो नंबर ऑफ टर्न्स है उस लूप के अंदर, तो इसकी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या बनेगी, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ये आपका पहला पॉइंट आएगा। ये तो आपको इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है, आपके बुक में डायरेक्टली उन्होंने फॉर्मूला दिया है और डायग्राम भी अगर नहीं निकाला तो भी चलेगा, एक छोटा सा फॉर्मूला है, बस उतना देख लेते हैं। तो ये क्या बनेगी बच्चों, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ करंट कैरिंग लूप, करंट कैरिंग लूप इज क्या होता है, दैट इज एम बार इज इक्वल टू आई इंटू ए। लेकिन मान लो नंबर ऑफ टर्न्स है यहाँ पे मतलब n है, तो NIA ये हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बनता है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा। अब बच्चों यहाँ पे n क्या है आपको पता है, n क्या है यहाँ पे, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स, I इज इक्वल टू करंट एंड A इज इक्वल टू एरिया, नंबर ऑफ टर्न्स, करंट एंड एरिया। ओके, उसके बाद अभी इसको हमें इसको टॉर्क के फॉर्म में लिखना है बच्चों, मतलब टॉर्क का जो कल का हमने फॉर्मूला डिराइव किया था उस फॉर्म में लिखना है। कल का हमने टॉर्क का फॉर्मूला क्या देखा, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग लूप, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग लूप इज क्या था फॉर्मूला, टाउ इज इक्वल टू NIA B साइन थीटा, राइट। अब देखो इसको मैं नाम देती हूँ इक्वेशन नंबर 1
एंड इसको मैं नाम देती हूँ इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 एंड 2 को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 व्हाट वी कैन कंक्लूड, एन आई ए की जगह पे मैं एम पुट कर सकती हूँ, तो क्या बनेगा देखो, टॉर्क इज इक्वल टू एन आई ए मतलब एम इंटू बी साइन थीटा। मैंने क्या किया, इस एन आई ए की जगह पे एम लिखा, बी साइन थीटा लिखा। इसी को हम लोग लिख सकते हैं एम बार क्रॉस बी बार, है ना, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है। ए बार क्रॉस बी बार का फॉर्मूला क्या होता है, एम बी साइन थीटा, तो उसी को मैं ऐसे लिख सकती हूँ एम बार क्रॉस बी बार। तो ये मुझे मिलता है टॉर्क का फॉर्मूला। समझ में आया सबको? वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल ये डेरिवेशन है, मतलब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। टॉर्क का फॉर्मूला अगर आपको मैग्नेटिक, इसके अंदर इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन पूछा गया था जेई में। टॉर्क का फॉर्मूला अगर आपको वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के फॉर्म में पूछे तो आप क्या लिखोगे, एम बी साइन थीटा या फिर एम बार क्रॉस बी बार, ऐसे लिखोगे। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। ओके बच्चों, अभी देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इसी से रिलेटेड। और दूसरा टॉपिक कौन सा है, देखो ये वाला, दैट इज मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल। अब यहाँ पे देखो हम लोग क्या करने वाले हैं, मैंने क्या किया, एक मैग्नेटिक डाइपोल लिया, ओके, एंड इस मैग्नेटिक डाइपोल को हम लोग एक फ्रीली सस्पेंडेड, मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड ली, मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड ली, और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इसको सस्पेंड कर दिया, इस मैग्नेटिक डाइपोल को, है ना। तो बच्चों मान लो वो कुछ ऐसे है, मैग्नेटिक डाइपोल जो है वो फील्ड के अंदर, एक्चुअली इसको, इस डायग्राम को है ना ऐसे दिखाया जाता है, ये जो डाइपोल है ना वो कुछ ऐसे दिखाया जाता है। मैं आपको बताती हूँ, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड दिखाते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आपको याद होगा, पोटेंशियल एनर्जी हमने निकाली थी, और इसके अंदर है ना, इसके अंदर हम लोग ऐसा डाइपोल रखते हैं कुछ एंगल में, ये डाइपोल रहेगा, मान लो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, है ना, वर्क डन कुछ एंगल में, मान लो थीटा जितने एंगल में हमने इसको प्लेस किया। तो इसका ही यूज करके बच्चों, अगर आपको याद होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, अगर आपको याद होगा तो मैं आपको बता देती हूँ। U इज इक्वल टू हमने क्या लिया था, माइनस बी बार डॉट ई बार, दैट इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा। पी बार क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हम पी बार से डिनोट करते हैं, एंड ई बार मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पोटेंशियल एनर्जी वहां पे दो चीजों पे डिपेंड करती थी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पे एंड ई बार पे। वैसे यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पे एंड बी बार पे, मैग्नेटिक फील्ड पे। तो ऐसे यहाँ पे हम लोग इसको डिराइव करेंगे। डिराइव करने की जरूरत नहीं, वैसे डायरेक्टली फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे डेरिवेशन नहीं है आपको इस चैप्टर में, डेरिवेशन लेकिन वहां पे दिया है, वहां से हमने डेरिवेशन उसको लिखा है, डिराइव किया है, टॉर्क का फॉर्मूला यूज करके ही उसको डिराइव किया है, बट यहाँ पे बस आपको पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला देना है। तो बच्चों मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो हमने क्या किया, वह एक मैग्नेट लिया, बार मैग्नेट इज फ्रीली सस्पेंडेड इन द मैग्नेटिक फील्ड, देन इट possesses अ पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ओरिएंटेशन। मतलब क्या होगा, देखो जब हम इसको फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो ये क्या करेगा, रोटेट करेगा। मतलब देखो ये ऐसे रोटेट करेगा, तो अपोजिट डायरेक्शन में इसके ऊपर क्या लगेगा, वर्क डन। अपोजिट डायरेक्शन में वर्क डन लगेगा, रेस्टोरिंग टॉर्क लगेगा, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में। तो वो रेस्टोरिंग टॉर्क सेव होता है, स्टोर होता है एज अ पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड उसको ऐसा रोटेट करती है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट होके आता है वापस। मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करती है, अपोजिट डायरेक्शन में भी इसके ऊपर टॉर्क लगता है। तो एक एक्सटर्नल टॉर्क एक एक्सटर्नल स्लिप ऑफ टंग, एक एक्सटर्नल टॉर्क है, और एक उसका खुद का टॉर्क, रेस्टोरिंग टॉर्क हम जिसको बोलते हैं, वो रेस्टोरिंग टॉर्क मतलब वर्क डन विच इज स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे बस आपको पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखना है, दैट्स इट, जो कि हम इसका यूज करके लिखेंगे। तो अब इसमें सबसे पहला पॉइंट हम लिखेंगे, व्हेन बार मैग्नेट इज फ्रीली सस्पेंडेड in a
magnetic field, freely suspended in a magnetic field B bar. Okay, freely suspended in a magnetic field B bar, then it possesses a potential energy due to orientation. ओरिएंटेशन की वजह से वो क्या पजेस करता है, पोटेंशियल एनर्जी पजेस करता है. ओके, तो वो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग क्या लिखते हैं, U से. U इज इक्वल टू क्या होता है, जैसे वहां P बार है वैसे यहाँ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हम लोग लेंगे क्या, M बार. निगेटिव साइन आएगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट जाके उस एक्सटर्नल टॉर्क के अपोजिट हम लोग वर्क डन कर रहे हैं, और पोटेंशियल एनर्जी हमेशा वर्क डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फील्ड ही होता है. तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फील्ड होगी. ठीक है, इसका मतलब एम बार डॉट बी बार आएगा. ई बार है तो यहाँ बी बार, वहां पी बार है तो यहाँ एम बार. इसका डेरिवेशन मैंने लिया है, आप लोग उस प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं. दैट इज इक्वल टू एम बी कॉस, सॉरी माइनस आएगा यहाँ पे, माइनस रह गया, तो दैट इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा. ओके, थीटा क्या है, इट इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एम, मतलब एम बार एंड बी बार के बीच में एंगल जो है, थीटा इज द एंगल बिटवीन एम बार एंड बी बार. तो देखो बच्चों, अभी यहाँ पे एम बार एंड बी बार का बीच का जो एंगल है उसके दो केसेस बन सकती है. मैग्नेट पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब होगी, मिनिमम कब होगी. देखो केस 1 हम लोग लेते हैं यहाँ पे. केस 1, इफ एम बार एंड बी बार आर पैरेलल टू ईच अदर. मान लो ये दोनों पैरेलल है एक दूसरे को, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी, देखो पैरेलल टू ईच अदर, देन थीटा इज इक्वल टू क्या रहेगा, 0 डिग्री, एंड कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1. ओके, मतलब देखो एम बार भी इसी डायरेक्शन में है, बी बार भी इसी डायरेक्शन में है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच में एंगल 0 रहेगा, कॉस 0 की वैल्यू 1 रहेगी. तो मुझे पोटेंशियल एनर्जी क्या मिलेगी, माइनस एम बी कॉस 0 मतलब 1, तो U इज इक्वल टू क्या रहेगा, माइनस एम बी. ओके, तो ये मुझे मिला केस 1. ऐसे ही हम लोग देखेंगे, हाँ ये माइनस है, माइनस का मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मिनिमम है. ठीक है, क्योंकि माइनस आएगा और अपोजिट डायरेक्शन में होगे तो मैक्सिमम आएगा. देखो यहाँ पे हम बोल सकते हैं देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम इन दिस केस. पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम. उसके बाद देखो केस 2 क्या है, इफ एम बार एंड बी बार आर एंटी पैरेलल, एम बार एंड बी बार आर एंटी पैरेलल, देन थीटा कितना रहेगा दोनों के बीच में, 180 डिग्री. दोनों मान लो एम बार इधर जा रहा है, बी बार इधर जा रहा है, दोनों एंटी पैरेलल है एक दूसरे को, और 180 डिग्री, तो कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज इक्वल टू -1. ये वैल्यू पुट करो तो क्या मिलेगा, U इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस 180. कॉस 180 की वैल्यू -1 पुट करने के बाद माइनस एम बी तो एज इट इज रहेगा -1, तो U इज इक्वल टू क्या रहेगा, m इंटू बी. इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम हियर. ओके बच्चों, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकालो. पोटेंशियल एनर्जी का बस इतना ही डेरिवेशन आपको यहाँ पे लिखना है. दैट्स इट. डायग्राम नहीं निकाली तो भी चलेगा, बस उसकी 2 केसेस एंड उसका फॉर्मूला आपको यहाँ पे नोट डाउन करना है. ओके स्टूडेंट्स, तो ये 2 छोटे छोटे टॉपिक मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं बच्चों. अभी मैं आपको जो बताने वाली हूँ
वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और जिसका यूज़ करके हमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करने होते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो ये जो टॉपिक है अभी आगे का, ये कॉम्पिटिटिव के एस्पेक्ट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इसी के ऊपर बेस्ड एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का डेरिवेशन है, वो मैं लेने वाली हूँ। तो इस टॉपिक का आप लोग बहुत ही कॉन्सेंट्रेट करके सुनेंगे स्टूडेंट्स। इसको IMP करो, इसका जो डेरिवेशन है नेक्स्ट वो भी मैं बताती हूँ, वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो अभी देखो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट हम बायोट-सैवर्ट लॉ का यूज करके फाइंड करने वाले हैं। मतलब बायोट-सैवर्ट एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक ऐसा फॉर्मूला दिया था कि अगर किसी वायर में से करंट फ्लो होता है और उसके आसपास कोई पॉइंट हमने लिया, उस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालनी है, इसका फॉर्मूला हमें यहाँ पे दिया था बायोट-सैवर्ट। जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में गॉस लॉ था, है ना, सबसे पहले हमने गॉस लॉ स्टडी किया था। गॉस का यूज करके हम लोगों ने देखा कि हम आसानी से किसी भी क्लोज पाथ का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो निकाल सकते हैं। सेम यहाँ पे बायोट-सैवर्ट नाम के साइंटिस्ट ने उन्होंने वर्क किया था, जिसके ऊपर एक लॉ बनाया जहाँ पे करंट कैरिंग वायर है और उस करंट कैरिंग वायर के पास कोई पॉइंट है, तो उस पॉइंट के ऊपर कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, ये हम लोग एक फॉर्मूला यूज करके आसानी से निकाल सकते हैं। तो बच्चों ये फॉर्मूला आप लोग बहुत अच्छे से याद रखोगे क्योंकि इसको बहुत हमें यूज करना है आगे जाके भी। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम था कि बायोट-सैवर्ट ने जो फॉर्मूला दिया था वो बस हम लोग पूरी वायर के लिए यूटिलाइज नहीं कर सकते थे, वो हम लोग अप्लाई कर सकते थे फॉर द एलिमेंटल पार्टिकल ओनली। मतलब एक वायर दी है, मान लो ये वायर है, इस वायर के ऊपर ये पूरा फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है, इसका एक छोटा सा पार्टिकल में छोटा सा पार्ट ले लूं, एलिमेंटल पार्ट ले लूं, तो उस एलिमेंटल पार्ट के ऊपर मैं उसको अप्लाई कर सकती हूँ। तो बायोट-सैवर्ट लॉ का ये ड्रॉबैक था कि हम लोग इसको बस एलिमेंटल पार्टिकल के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर मान लो मुझे अभी एलिमेंटल पार्टिकल का तो निकालते आता है, तो मैं क्या करूंगी, एलिमेंटल पार्टिकल का पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगी और उसको देन इंटीग्रेट करके हम लोग वायर के लिए, लूप के लिए, कर्व के लिए उसको हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आगे जाके हम लोग उसको यूटिलाइज करने वाले हैं, अलग अलग सिचुएशंस में उसका यूज करके मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकाली जा सकती है। बस यहाँ पे थोड़ा सा इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए और एक नया सिंबल भी हम लोग आज एक इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, तो सब लोग ध्यान देंगे, हेडफोन लगा के बैठेंगे और कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो देखो बच्चों, बायोट-सैवर्ट ने क्या किया, उन्होंने एक वायर, बस यहाँ पे एक नोट लिख लेना है आप लोगों को, ये स्टार्ट करने से पहले नोट लिख लो, इट इज एप्लीकेबल, इट इज एप्लीकेबल, एप्लीकेबल फॉर एलिमेंटल पार्टिकल। ये अभी बोर्ड का प्रॉब्लम, एक कोई तो भी स्लाइड को ऐसे होता है ना, इट इज एप्लीकेबल फॉर एलिमेंटल पार्टिकल ओनली। ओके चलो, कैसे, अभी मान लो यहाँ पे मैंने एक वायर लिया, एक ऐसा वायर लिया, ओके, इस वायर में से मान लो I जितना करंट फ्लो हो रहा है, इस वायर का यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एलिमेंट लिया, मान लो इसको मैं DL बार नाम देती हूँ, छोटा सा एलिमेंट DL बार। इस DL बार से R जितने डिस्टेंस पे मैंने एक पॉइंट लिया, उसको मैंने नाम दिया P। अब ऑब्वियसली इसमें से अगर करंट फ्लो हो रहा है तो इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे। करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड रहेगी, मतलब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड रहेगी, और ये ऐसे जाएगा तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड रहेगी। तो यहाँ इनवर्ड एंड यहाँ आउटवर्ड, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस होगी। तो देखो सबसे पहले हम वही लिखेंगे, कंसीडर अ करंट। अगर आपको पूछा जाए, मतलब एक्सप्लेनेशन स्टेट करने के लिए पूछा जाए तो ऐसे लिखना है, कंसीडर अ करंट कैरिंग। हर एक टॉपिक को है ना बच्चों पॉइंट वाइज लिख के दे रहे हो, बस आपने ऐसे ही एग्जाम में लिखना है, हर एक पॉइंट को लिख लो अच्छे से और एज इट इज एग्जाम में लिखो, ओके। चाहे तो स्क्रीनशॉट निकालते चलो और बाद में नोट डाउन करते, जब पढ़ाई करोगे ना उस वक्त उसको रीड भी करो, नोट डाउन भी करो, तो आपका इतना अच्छा लर्निंग होगा। मैं बता दूं, हर एक पॉइंट को मैंने डिटेल में बताया है, हर एक पॉइंट को, क्योंकि एग्जाम में आपको तो ऐसे ही पूछेंगे स्टेट
एक्सप्लेन, आपको समझ में आ गया, लेकिन बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम क्या होता है पता है कि उनको समझ में आता है बट उनको सेंटेंस बनाते नहीं आते, तो मैंने वो भी आपका प्रॉब्लम दूर कर दिया। मैंने सेंटेंस भी बना के आपको हर एक टॉपिक का सेंटेंस बना के आपको स्टेटमेंट दिया है, क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया स्टार्टिंग में कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स है कि मैम स्टेटमेंट भी लिखा करो डेरिवेशन में, तो मैंने वो भी लिख दिए हैं अभी। ठीक है, तो आपको कुछ भी नहीं, बस आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है बच्चों, दैट्स इट। करंट कैरिंग वायर, ओके, कंसिडर अ करंट कैरिंग वायर, लेट। अब यहाँ पे अगर आपको सेंटेंस याद नहीं आ रहा है तो आप क्या करो, हर एक पॉइंट का मीनिंग लिख लो। लेट आई इज इक्वल टू व्हाट, आई इज इक्वल टू करंट, करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर। यार स्टूडेंट्स ये क्या हो रहा है, फ्लोइंग थ्रू, थ्रू द, किसी स्लाइड को ये तकलीफ ही देता है ना, थ्रू द वायर, थ्रू द वायर। ओके, जल्दी से इस स्लाइड से भागते हैं हम लोग, है ना। उसके बाद डीएल बार, यहाँ पे हमने एक छोटा सा एलिमेंट लिया है, स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट इन द वायर, इन द वायर। इसमें से कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, मान लो डीबी बार। अगर छोटा सा एलिमेंट लिया तो डीबी बार, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो बी बार मिलेगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है उसको हम डीबी बार, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड। अरे यार स्टूडेंट्स एक मिनट, दूसरी साइड ले लो क्या फील्ड, एक सेकेंड, एक काम करती हूँ दूसरी स्लाइड ले लेती हूँ। यहाँ पे एज इट इज करना है आपको, कंटिन्यू करना है। ये जो है ना ये ऐसे ही रखो, उसके आगे कंटिन्यू करो। डीबी बार इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड, प्रोड्यूस्ड ड्यू टू डीएल बार, ड्यू टू डीएल बार। ओके, उसके बाद सेकेंड पॉइंट लिखो। यहाँ पे हमने एक पॉइंट कंसीडर किया है ना, तो सेकेंड पॉइंट में हम लोग लिखेंगे कंसीडर, कंसीडर, कंसीडर अ पॉइंट P which is at a distance, which is at a distance, distance r from the element dl bar. Okay, then third point, then according to Biot-Savart law, according to बायोट-सैवर्ट लॉ, ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालनी है देखो, अब जादुई फॉर्मूला आएगा। बायोट-सैवर्ट लॉ, वो फॉर्मूला क्या दिया था बायोट-सैवर्ट ने, उसने कहा था जो डीबी बार है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसको, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई इनटू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डीएल बार क्रॉस आर बार। मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डीएल बार एंड आर बार के क्रॉस प्रोडक्ट को एंड करंट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर ये दोनों क्वांटिटी बढ़ जाती है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ जाती है, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये फॉर्मूला दिया था बायोट-सैवर्ट ने। अब इसी को आगे हम लोग लिखेंगे क्या, कि डीबी बार इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू आई इनटू डीएल बार क्रॉस आर बार डिवाइड बाय आर क्यूब। और ये कांस्टेंट कितना था पता है बच्चों, यहाँ पे अभी न्यू सिंबल इंट्रोड्यूस करने वाले हम लोग। डीबी बार इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो ये म्यू नॉट यहाँ न्यू सिंबल है, बताती हूँ क्या है, आई इंटू डीएल बार क्रॉस आर बार डिवाइड बाय आर क्यूब। तो बच्चों ये म्यू नॉट जो है, म्यू नॉट क्या है यहाँ पे, वेयर म्यू नॉट इज इक्वल टू, म्यू नॉट क्या है, परमियाबिलिटी, परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो यहाँ परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस मतलब क्या, कि जैसे कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या देखा था,
एप्सिलॉन नॉट देखा था, आपको याद है? मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अगर पास करना है तो वो फील्ड लाइंस को कहाँ से पास करें? फ्री स्पेस में से पास करें। तो वो फ्री स्पेस में से हमें परमिशन लेनी पड़ेगी। जैसे कि हमें किसी के घर पे रहने के लिए जाना है तो हमें उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, या डायरेक्टली हम लोग झोला उठा के जाएंगे उसके घर में रहेंगे? नहीं ना, उसके घर में आपको रहने के लिए जाना है तो यू शुड टेक अ परमिशन। वैसे अगर आप इस एयर में मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस पास करें तो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस को अपोजिशन तो रहेगा ना, वो एयर की परमिशन लेना। मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो म्यू नॉट परमिशन होती है, एंड अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो एप्सिलॉन नॉट परमिशन होती है। तो वैसे वहां एप्सिलॉन नॉट का काम था, वैसे यहाँ किसका काम है? म्यू नॉट का काम है। तो ये परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, एंड इसकी भी पर्टिकुलर वैल्यू होती है। क्या होती है बच्चों? 4 पाई इंटू 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ये उसका फॉर्मूला है, ये उसका यूनिट है, ये उसका वैल्यू है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना चाहूंगी। ये जो है ये था हमारा बायोट सैवेट का वेक्टर फॉर्म। ये कौन सा था? इट इज अ वेक्टर फॉर्म। एज इट इज लिखो अगर एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जाए तो। अब हम लोग देखते हैं इन स्केलर फॉर्म ये क्या आएगा। ज्यादा से ज्यादा इसका यूज होता है स्केलर फॉर्म। इन स्केलर फॉर्म ये क्या बनेगा? देखो, dB बार एज इट इज रहेगा इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो हम चेंज नहीं करेंगे, और ये IDLR साइन थीटा, क्योंकि आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग क्या लिखते हैं? DLR साइन थीटा। तो ये बनेगा IDLR साइन थीटा डिवाइड बाय नीचे क्या है? R क्यूब। तो एक R क्यूब यहाँ कैंसिल हो गया, एक R तो ऊपर का, तो ये बनेगा dB बार इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा डिवाइड बाय R स्क्वायर। तो ये बच्चों क्या है? इसका एक मिनट है, इसका बार हटा दो, ये स्केलर फॉर्म है ना, तो इसका बार हटा दो dB। ओके, तो ये जो है ये इसका क्या है? स्केलर फॉर्म। इट इज अ स्केलर फॉर्म, इट इज स्केलर फॉर्म। ओके, देखो अब दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ क्या है? DL बार क्रॉस R बार, और नीचे R क्यूब है, यहाँ नीचे R स्क्वायर है, DL साइन थीटा है। दैट्स इट। ये डिफरेंस है दोनों में, स्केलर फॉर्म एंड वेक्टर फॉर्म में ये डिफरेंस है। तो बच्चों ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करो। इस फॉर्मूले को हम लोग बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं, इस फॉर्मूले को। ओके, तो बच्चों जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसका यूज करके अभी मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बताने वाली हूँ, तो जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम डेरिवेशन देखेंगे। तो बच्चों अभी इसी का यूज करके हम लोग अभी एक फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं, किसका? इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर के मैग्नेटिक फील्ड बाय यूजिंग बायोट सैवेट लॉ। इसको हम डिराइव करेंगे। ये 100% आपको ये क्वेश्चन है ना 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करो इसको, इस डेरिवेशन को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी, अरे ये कौन सा कलर ले लिया मैंने? मुझे वाइट कलर लेना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट IMP ये भी है। हाँ, फॉर कितने मार्क्स के लिए? 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है आपको ये। तो देखो, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट नियर इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो इसके लिए बच्चों हम लोग क्या करने वाले हैं? एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर लेने वाले हैं। मैं आपको बहुत अच्छे से लिख के दूंगी। एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर लिया मैंने। इस लॉन्ग स्ट्रेट वायर में मान लो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, कौन सा कितना करंट फ्लो हो रहा है? I जितना करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है। मान लो इस डायरेक्शन में I जितना करंट फ्लो हो रहा है। फिर मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने एक पॉइंट लिया P जितने डिस्टेंस पे। ये पॉइंट मान लो यहाँ से स्ट्रेट पॉइंट से ये R जितने डिस्टेंस पे है, और यहाँ से यहाँ पे एक मैंने एलिमेंट लिया, छोटा सा एलिमेंट, कौन सा? DL बार एलिमेंट लिया, जहाँ पे ये डिस्टेंस कितना बन रहा है? R बार जितना डिस्टेंस बन रहा है। यहाँ से इतना डिस्टेंस हमने लिया है। मान लो ये लेंथ, ये टोटल लेंथ में L मान के चलती हूँ, ठीक है? यहाँ से ये लेंथ L है, ये R जितने डिस्टेंस पे, इस पॉइंट से R जितने डिस्टेंस पे, और एंगल कितना लिया मैंने? मान लो यहाँ पे थीटा जितना एंगल मैंने लिया। एक P पॉइंट है, इस P पॉइंट के ऊपर कितनी मैग्नेटिक फील्ड है? ड्यू टू, और ये जो वायर है ना, ये वायर ऊपर की डायरेक्शन में इनफाइनाइट तक है, नीचे की डायरेक्शन में इनफाइनाइट, जीरो से। मान लो इस सेंटर को मैंने कंसीडर किया हाफ पार्ट, 0 से प्लस इंफिनिटी, 0 से माइनस इंफिनिटी, 0, अपर हाफ अपर लोअर, और अपर हाफ लोअर हाफ अपर, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड हमने कंसीडर की। तो यहाँ से ये पॉइंट
पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड आएगी और नीचे की डायरेक्शन, नीचे की कंडक्टर की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड आएगी, वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो देखो अब इसको पॉइंट वाइज मैं आपको डिराइव करके देती हूँ डेरिवेशन। सबसे पहला पॉइंट, तो आप लोग इसका डायग्राम निकालोगे अच्छे से। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, कंसीडर अ लॉन्ग वायर कैरिंग अ करंट, कितना करंट कैरी किया उसने, I, कैरिंग अ करंट I। ओके, इसमें हम लोग एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करने वाले हैं। कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट DL bar in the wire, okay, and dB bar be the magnetic field produced, अब अपनी लैंग्वेज में लिखा करो बच्चों, कभी भी फील्ड produced in surrounding the wire, ऐसे लिखो, ठीक है, surrounding the wire। अब देखो यहाँ पे हमने एक पॉइंट P कंसिडर किया विच इज एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम द एलिमेंट, तो वो पॉइंट लिखो, कंसिडर पॉइंट P which is at a distance R from DL bar, ओके। अब इस पॉइंट के ऊपर हमें मैग्नेटिक फील्ड कितनी है वो निकालना है, तो हम क्या करेंगे, बायोट-सैवर्ट लॉ यूज करेंगे। तो फोर्थ पॉइंट आएगा, अकॉर्डिंग टू बायोट-सैवर्ट लॉ dB बार कितना आएगा, dB बार इज इक्वल टू कितना है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर, ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे मैं क्या करूंगी, अपर हाफ पार्ट के लिए पहले मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालती हूँ, फिर दोनों को ऐड करेंगे। बी नेट कितना आएगा यहाँ पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड, वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अपर हाफ वायर, कितनी आएगी बच्चों, बी अपर हम उसको नाम देते हैं, बी अपर कितनी आएगी, अपर हाफ पार्ट की वजह से इंटीग्रेट करेंगे हम। मैंने क्या बोला, इसको जीरो कंसीडर, जीरो से इनफाइनाइट नीचे के डायरेक्शन में, जीरो से इन्फिनिटी dB बार। हम क्या करेंगे, छोटे से एलिमेंट को इंटीग्रेट करेंगे। जैसे इंटीग्रेशन पता होगा, इंटीग्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, उसको इंटीग्रेट करके हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड, टोटल करंट ऐसे मिलेगा। तो मैंने छोटे से एलिमेंट को इंटीग्रेट किया 0 to इन्फिनिटी तक, तो ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट सभी मैं इकट्ठा करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन में फॉर्मूला पुट कर दो, किसका, dB बार का, क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा डिवाइड बाय R स्क्वायर, ठीक है। हाँ, अब इसको थोड़ी देर के लिए साइड में रखो। ऐसे ही मुझे किसके लिए लेना है अभी, बी लोअर के लिए। सिमिलरली बी लोअर कितना आएगा, बी लोअर इज ऑल्सो सेम, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी dB बार। अब ये दोनों को मैं ऐड करूंगी तो 2 टाइम्स बन जाएगा, है ना, और ये कितना होगा, 0 to इन्फिनिटी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा डिवाइड बाय R स्क्वायर, ओके। अब मुझे टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलेगी, देखो, टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज क्या मिलेगी, B इज इक्वल टू बी अपर प्लस बी लोअर। तो बी अपर कितना है, B इज इक्वल टू बी अपर कितना है, ये पुट कर दो, 2 टाइम्स कर दो डायरेक्टली, 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 0 to इन्फिनिटी dB बार, है ना, ऐसे लिखती हूँ डायरेक्टली।
ये 2 टाइम्स, ये और ये दोनों सेम है ना, दोनों को ऐड करूंगी तो 2 टाइम्स आ जाएगा। तो ये कितना बनेगा 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी डी बी बार कितना है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो ये आउट इंटीग्रेशन के बाहर निकल आएगा क्योंकि वो क्या है कांस्टेंट टर्म्स है। इंटीग्रेशन हमेशा जो टर्म्स वेरिएबल होती है उनका ही बनता है, तो ये कांस्टेंट टर्म्स है तो वो बाहर निकल आए। क्या क्या बाहर आएगा देखो, b इज इक्वल टू 2 म्यू नॉट कांस्टेंट है, i कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट, इन सबको बाहर लिया। इंटीग्रेशन में क्या बचेगा बस 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ पे dl बचेगा, साइन थीटा पहले लिखती हूँ, साइन थीटा इंटू dl डिवाइड बाय नीचे क्या है आर स्क्वायर, बस ये टर्म्स बचेगी। अब इसको हम नाम देके रखते हैं, इसको मैं नाम देती हूँ फॉर एग्जाम्पल इट इज इक्वेशन नंबर 1। अब मुझे क्या करना है बच्चों, साइन थीटा एंड आर का फॉर्मूला निकालना है। कैसे निकालना है, अगेन चलते हैं डायग्राम की तरफ। देखो अगर ये एंगल मैंने थीटा लिया है तो ये ऑब्वियसली कितना बनेगा, ये टोटल एंगल कितना होता है स्टूडेंट्स 180 है ना, तो ये 180 माइनस थीटा, मतलब इसी को हम पाई माइनस थीटा भी बोल सकते हैं। 180 माइनस थीटा मतलब क्या, जिनका मैथ्स है उनको पता होगा, इट इज कॉल्ड एज पाई माइनस थीटा है ना। तो ये पाई माइनस थीटा है और ये आर है, तो ये एक राइट एंगल, ये 90 डिग्री है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। मतलब मैं यहाँ पे सो का टोआ यूज कर सकती हूँ। सो मतलब अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनिस दैट इज इक्वल टू साइन थीटा, का मतलब एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनिस दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो यहाँ में साइन थीटा का फॉर्मूला देखो, इन ट्रायंगल, इसको कुछ तो भी नाम दे देते हैं, इन ट्रायंगल ओ, इसको ए नाम दो, इसको बी नाम दो, इन ट्रायंगल ए बी पी या फिर ए पी बी राइट एंगल ट्रायंगल है। आर इज इक्वल टू कितना बनेगा, पाइथागोरस थ्योरम पहले अप्लाई करो, आर स्क्वायर इज इक्वल टू रिमेनिंग 2 साइड स्क्वायर, एक साइड कौन सी है एल स्क्वायर, दूसरी साइड कौन सी है आर स्क्वायर। देखो आर स्क्वायर हाइपोटेनिस का स्क्वायर, रिमेनिंग 2 साइड के स्क्वायर की एडिशन जितना आएगा, ठीक है। इसी को हम लोग लिखेंगे आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही मैं लिखूंगी साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा, अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनिस। यहाँ अपोजिट साइड कौन सी है आर, हाइपोटेनिस कौन है आर, तो कैपिटल आर डिवाइड बाय स्मॉल आर में यहाँ पे पुट करती हूँ। तो सिमिलरली ये साइन थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा, कैपिटल आर को एज इट इज रहने दो, स्मॉल आर की जगह पे लिखो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब जो ये साइन थीटा है एंड ये आर है, इन दोनों को मैं इक्वेशन 1 में पुट करती हूँ, पुट इन इक्वेशन 1। देखो आर स्क्वायर की जगह पे ये आएगा एंड साइन थीटा की जगह पे ये आएगा, दोनों को हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। एक एक्स्ट्रा स्लाइड लेती हूँ इसके लिए, पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1। तो क्या आएगा देखो, b इज इक्वल टू 2 म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 4 पाई, ओके, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, ये क्या बनेगा देखो, साइन थीटा, साइन थीटा क्या है r अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्या होगा r अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे आर स्क्वायर है नीचे की डायरेक्शन में है ना, ये देखो नीचे क्या है आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर की जगह पे मैं ये पुट करती हूँ, तो डाउनवर्ड में और हम लिखेंगे अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा दैट इज उसका स्क्वायर करना है, और dl यहाँ पे एज इट इज रहेगा, dl हम लोग चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो बच्चों अभी हम लोग क्या करेंगे, ये 2 म्यू नॉट में क्या करती हूँ, यहाँ 2 2 जा 4, 2 से डिवाइड कर लेती हूँ, यहाँ पे 2 2 जा 4 बनेगा, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2 पाई इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी। अब देखो यहाँ ये r भी कांस्टेंट है, इसको भी बाहर निकालो, इसको बाहर निकाल लेते हैं। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या बनेगा देखो, dl डिवाइड बाय, को हम ऐसे लिखते हैं एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू 1 बाय 2, और इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा बच्चों, और क्या रहेगा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू यहाँ पे क्या बनेगा 1 बनेगा। अब इन दोनों का बेस जो है वो सेम है, तो ये ऊपर का जो पावर है उनका एडिशन कर सकते हैं हम लोग। तो क्या बनेगा देखो, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2 पाई
इंटू आर इंटीग्रेशन 0 to infinity dl अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और इस 1/2 को एंड 1 को मैं क्या करूंगी, ऐड करूंगी। अब इसको अगर मैं ऐड करती हूँ तो मुझे क्या मिलता है, 1/2 प्लस 1 इज इक्वल टू, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 2 1 जा 2, तो 1 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 बनेगा, तो मतलब 3/2 मिलेगा। तो इसकी जगह पे मैं 3/2 लिखूंगी, तो b इज इक्वल टू क्या मिलेगा, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई इंटू आर इंटीग्रेशन 0 to infinity dl अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेस टू 3/2। बच्चों अभी इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए बहुत बड़ा फॉर्मूला है, मतलब स्टेप्स है, तो जिनका मैथ्स में इंटीग्रेशन होगा उनको ये समझ में आएगा, लेकिन जिनका इंटीग्रेशन नहीं है, जिनका मैथ्स नहीं है, तो उनको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली है ना, इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करने के बाद आपको आंसर मिलता है 1/r², तो आप इसको डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन हमें मिलता है 1/r², तो मुझे क्या मिलेगा, देखो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई इंटू आर एज इट इज, और इस पूरी वैल्यू की जगह पे मैं लिखूंगी 1/r²। तो बच्चों ये r एंड ये स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल होता है, और मुझे मिलता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा जादुई फॉर्मूला आ गया। इस फॉर्मूले के लिए हमें ये इतना सारा लिखना पड़ा, ये सब हमें डिराइव करना पड़ा। तो समझ में आया क्या किया हमने, सबसे पहले हमने बायोट-सैवर्ट लॉ अप्लाई किया, फिर हमने अपर की मैग्नेटिक फील्ड निकाली, फिर लोअर की निकाली, दोनों को ऐड किया, एंड उसके बाद आर स्क्वायर एंड साइन थीटा का फॉर्मूला डिराइव किया शॉर्ट में। उसके बाद वो साइन थीटा का आर का फॉर्मूला हमने पुट किया, और डायरेक्टली आपने 1/r² इंटीग्रेशन लिखा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बच्चों ये था कौन सी वायर के लिए, फाइनाइट लॉन्ग, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए। So this is required magnetic field. This is required magnetic field. यही फॉर्मूला है ना, एनसीईआरटी में अलग है, मैं बताती हूँ कैसा है, वो भी यूज करना है, क्योंकि एनसीईआरटी का जो फॉर्मूला है ना उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव के लिए वो इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर। अब यहाँ पे और एक केस बताती हूँ मैं, लॉन्ग स्ट्रेट वायर, और एक केस बताती हूँ, कौन सा, सेमी इनफाइनाइट वाला। इसको मैं स्टार लगाती हूँ, ओके। मैग्नेटिक फील्ड मतलब सेमी इनफाइनाइट मतलब हाफ। अभी हमने पूरी इनफाइनाइट वायर ली है, टोटल वायर ली, तो हाफ, उसका हाफ किया तो क्या होगा, इसका हाफ बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर क्या बनेगी, दैट इज बी सेमी, ऐसे लिखना है, बी सेमी इज इक्वल टू b/2। ये जो फील्ड है उसका हाफ किया तो इसका क्या बनेगा, बी सेमी इज इक्वल टू b/2 मतलब म्यू नॉट आई डिवाइड बाय, ऑलरेडी 2 पाई आर है और ये 2 मल्टीप्लाई होंगे 2 पाई आर, तो ये बनेगा बी सेमी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। तो बच्चों ये सेमी इनफाइनाइट वायर का फॉर्मूला, बस डिफरेंस क्या है, यहाँ 2 पाई आर है, यहाँ 4 पाई आर है, दैट्स इट, इतना डिफरेंस है, बस समझ में आया। तो बच्चों ये था हमारा स्टेट बोर्ड का फॉर्मूला। अब इसी को, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इससे बहुत सारे सवाल बन रहे हैं, इस फॉर्मूले से बहुत सारे सवाल बन रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे सवाल बन रहे हैं। तो ये 2 फॉर्मूले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एज वेल, बोर्ड एग्जाम के लिए तो इसका डेरिवेशन पूछेंगे स्टूडेंट्स, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब मैं आपको है ना एनसीईआरटी का फॉर्मूला बताती हूँ। देखो फॉर एनसीईआरटी में ये फॉर्मूला कैसे दिया है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस उसी से बन रहे हैं। उन्होंने क्या किया है, एक वायर लिया, इस वायर के यहाँ पे एक पॉइंट लिया, और ये 2 ऐसे दो डिस्टेंसेस कंसिडर किए, और यहाँ से ये एंगल उन्होंने θ1 लिया है और ये एंगल θ2 लिया है, ठीक है। ऐसा फॉर्मूला लिया θ1, और वो पॉइंट क्या दिया है उन्होंने, P ये पॉइंट दिया है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, यहाँ B इज इक्वल टू
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ओके, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डिवाइड बाई डी, आई डिवाइड बाई डी या फिर आर लिखो, डिस्टेंस हम आर लेते हैं, हमने जो आर लिया तो हम आर लेते हैं, आई वहां पे डी लिया है डिस्टेंस, आई डिवाइड बाई आर, और ट्रायंगल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ये इनफाइनाइट वायर का फॉर्मूला है, दिस इज फॉर इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइट नहीं, लॉन्ग वायर के लिए ये फॉर्मूला, फॉर फाइनाइट वायर के लिए, इनफाइनाइट के लिए बताती हूँ, ये किसके लिए, फॉर फाइनाइट वायर, मतलब उसकी कुछ तो भी पर्टिकुलर लेंथ है, ऐसी फाइनाइट वायर के लिए है, फाइनाइट वायर, ओके। अब इसी को हम लोग इनफाइनाइट वायर के लिए कैसे लिखेंगे, देखो अब आप लोग बोलोगे मैम ये फॉर्मूला तो टोटल अलग है, हमारा फॉर्मूला अलग है, ये फाइनाइट वायर का है, इनफाइनाइट वायर के लिए क्या होगा, ये डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो ये जो एंगल है ना बच्चों, ये भी ऐसे इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, और इनफाइनाइट वायर के लिए वो कितना बनेगा, दैट इज 90 डिग्री, क्योंकि वो पूरा ऐसे हो जाएगा, वायर बढ़ती जाएगी तो वो डिस्टेंस कुछ 90 डिग्री में हमें मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ फॉर इनफाइनाइट वायर ये फॉर्मूला क्या बनता है, फॉर इनफाइनाइट वायर ये फॉर्मूला क्या बनेगा, बी थीटा 1 भी 90 डिग्री होगा एंड थीटा 2 90 डिग्री होगा, दोनों 90 डिग्री लेंगे हम लोग, तो फॉर्मूला देखो क्या बनता है, वही हमारा फॉर्मूला आ जाएगा अभी, आई अपॉन आर इंटू साइन 90 थीटा 1 एंड प्लस साइन 90 थीटा 2, 90 की वैल्यू होती है 1, तो ये बनेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, ये होगा 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 बनेगा 2, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू 2, तो ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, बन गया वही फॉर्मूला, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ये मुझे मिलता है मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। आया समझ में, वही फॉर्मूला है देखो 2 पाई आर, यही तो हमने डिराइव किया, बस एनसीईआरटी में ये जो फॉर्मूला है ना ये भी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसको भी याद रखो, इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत सवाल बन रहे हैं, अगर आप कॉम्पिटिटिव चेक करोगे तो इसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए इस चैप्टर के, तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट्स। अभी हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। पहले तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एंड देन इसका भी एक मिनट, ये क्या कर दिया मैंने, हाँ इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट, चलो अभी इसी से रिलेटेड कुछ सवाल सॉल्व करते हैं, फॉर्मूला याद रखो, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस अभी हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या है, अ वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज अ करंट 5.2 एम्पियर, ओके, गिवन लिखो यहाँ पे सबसे पहले, क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तो गिवन लिखा करो, स्टार करो, ये हमारी एक्सरसाइज का सवाल है। गिवन वेरी लॉन्ग वायर कैरीज अ करंट 5.2 एम्पियर, आई कितना दिया है 5.2 एम्पियर, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस, मतलब आर कितना दिया है 3.1 सेंटीमीटर, तो आर इज इक्वल टू 3.1 इंटू 10⁻² सेंटी की वैल्यू फ्रॉम द वायर। देखो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे हम लोग, बी वाला, बी का फॉर्मूला क्या है हमारा, वही यूज करना है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ओके। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करो, b इज इक्वल टू म्यू नॉट कितना है 4 पाई इंटू 10⁻⁷, इसकी वैल्यू मैंने आपको बताई, ये भी चाहे तो यहाँ नोट डाउन कर लो, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है बच्चों, ये आपको याद रखनी है, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, बहुत बार क्वेश्चन में दी नहीं होती है। I कितना है यहाँ पे 5.2 डिवाइड बाय 2 पाई एज इट इज रखो ताकि ये कैंसिल हो जाएगा, एंड R कितना है 3.1 इंटू 10⁻², तो देखो ये पाई कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4 बनेगा, तो b इज इक्वल टू मुझे मिलेगा 2 इंटू इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना, 2 को एंड 5.2 को, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, 10.4 इंटू 10⁻⁷, पॉइंट देते आना चाहिए बच्चों, बहुत सारे बच्चों पॉइंट में गलती करते हैं, -2 ऊपर शिफ्ट होगा तो कितना बनेगा +2,
और नीचे जो 3.1 है ना उसको मैं नियरली इक्वल टू 3 ले लेती हूँ। तो देखो अभी यहाँ पे अगर आपको एक्यूरेट आंसर चाहिए तो 3.1 ही ले लो, बट इनकेस अगर आपको मान लो राउंड ऑफ करके करना है तो ऐसे भी कर सकते। तो ये बनेगा 3 3 ज़ा 9, एक बच्चा तो 12 14 बनेगा, 3 4 ज़ा 12। तो ये हमारा आंसर होता है 3.4 इंटू 10 टू -5, -7 + 2 कितना होगा -5 टेस्ला, या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर भी इसका आपको यूनिट मिलेगा। तो ये मुझे मिलती है मैग्नेटिक फील्ड। ओके, चलो स्टूडेंट जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ऐसा ही एक अलग क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट निकालो। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो जल्दी, पॉज करके कुछ सॉल्व करने की कोशिश करो। चलो इस क्वेश्चन को, इसको भी स्टार लगाओ क्योंकि ये भी आपके एक्सरसाइज का ही सवाल है। स्टार करो इसको भी। क्वेश्चन देखो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस 2.4 सेंटीमीटर गिवन। स्मॉल आर लिखो डिस्टेंस के लिए या कैपिटल आर लिखो, डिपेंड्स ऑन यू। 2.4 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लॉन्ग वायर, लॉन्ग स्ट्रेट वायर इज 16 माइक्रो टेस्ला। मतलब मैग्नेटिक फील्ड देके रखी है बच्चों, ये बी दिया है यहाँ पे, टेस्ला मतलब बी। 16 माइक्रो, माइक्रो की वैल्यू सबको पता है कितनी होती है, डेसी सेंटी मिली माइक्रो, मतलब 10 टू -6 टेस्ला है ना। व्हाट मस्ट बी करंट थ्रू द वायर, हमें आई निकालना है यहाँ पे, फॉर्मूला वही आएगा, बस आई रीअरेंज करनी पड़ेगी टर्म्स को। तो B इज इक्वल टू होता है μ0I डिवाइड बाय 2πr। तो I इज इक्वल टू कितना बनेगा, B इंटू 2πr डिवाइड बाय μ0। ओके, सब वैल्यूज पुट कर दो, क्या आएगा देखो, I इज इक्वल टू B कितना है 16 इंटू 10 टू -6। ओके, 2π एज इट इज रहने दो, 2π एज इट इज। R की वैल्यू कितनी है 2.4 इंटू 10 टू -2 करना पड़ेगा, 2.4 इंटू 10 टू -2। ओके, डिवाइड बाय क्या है μ0 4π इंटू 10 टू -7 है ना। तो चलो बस सॉल्व करना है, वेरी सिंपल। देखो पाई गेट कैंसल, 2 2 ज़ा 4 बनेगा, 2 8 ज़ा 16 बनेगा, सिंपल हो गया। देखो कितना, I इज इक्वल टू 8 इंटू ये क्या है 2.4 इंटू 10 टू -6 -2 -8 बनेगा, -7 ऊपर जाके +7 बनेगा। इसको मल्टीप्लाई करो, 32 3 19.2 इंटू 10 टू -1 है ना, 19.2 इंटू 10 टू -1, और ये मिलेगा, अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई कर दूँ, एक पॉइंट इधर शिफ्ट होगा, एम्पियर, इतना करंट फ्लो होगा I। समझ में आया सबको, I इज इक्वल टू कितना है 1.92 एम्पियर। समझ में आया। चलो बच्चों जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग, कम ऑन। कभी भी हमेशा खुद सॉल्व करने की कोशिश करते चलो बच्चों। उसके बाद और एक क्वेश्चन है, देखो आपके सामने डिस्प्ले किया, क्या क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। इसको भी स्टार लगाओ, ये भी एक्सरसाइज का ही सवाल है। एक्सरसाइज में बहुत सारे, मैंने बोला ना ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, B निकालना है, डिस्टेंस देके रखा है R, कितना दिया है 2 सेंटीमीटर, पॉज करके सॉल्व करो। R कितना होगा फिर 2 इंटू 10 टू -2 मीटर बनेगा। लॉन्ग, वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट, I कितना देके रखा है 5 एम्पियर। ठीक है, तो देखो B इज इक्वल टू बनेगा μ0I अपॉन 2πr। ओके, सब वैल्यूज पुट कर दो। μ0 कितना है 4π इंटू 10 टू -7, I की वैल्यू है 5, 2π ही रहेगा, R 2 इंटू 10 टू -2 बनेगा, तो पाई गेट कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, तो B इज इक्वल टू मिलेगा 5 2 ज़ा 10, 2 2 कैंसिल कर दो, तो यहाँ पे बस 5 बचता है, वेरी सिंपल कैलकुलेशन है ना, -7 + 2, तो B इज इक्वल टू मिलेगा 5 इंटू 10 टू द पावर -5 वेबर पर मीटर स्क्वायर या फिर टेस्ला, वेबर पर मीटर स्क्वायर या फिर टेस्ला। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल सवाल था है ना।
ओके, बस आज के लिए इतना ही था बच्चों। 3 सवाल पूछे हैं एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड, और सभी मैंने यहाँ पे लिए हैं, सभी सॉल्व करवाए हैं। बस 3 ही क्वेश्चंस थे एक्सरसाइज में और बहुत ही सिंपल सवाल थे। तो बच्चों आज जो हमने पढ़ा है इसको, आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मैम। आप हर एक टॉपिक को इम्पोर्टेंट ही बोलते हैं, सच में इम्पोर्टेंट है बच्चों। ये सभी टॉपिक्स के ऊपर हर साल क्वेश्चन पूछा ही गया है, तो सभी टॉपिक्स इम्पोर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। और जब भी कोई टॉपिक स्किप करो ही मत, मैं तो बोलूँगी, क्योंकि किसी भी टॉपिक के ऊपर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर फिजिक्स आपने हाथ में लिया है ना, तो स्टार्ट टू एंड सभी टॉपिक्स है ना बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। जितना ज़्यादा पढ़ोगे, जितना ज़्यादा अंडरस्टैंड करोगे, उतना रटने की ज़रूरत कम पड़ेगी, बर्डन कम आएगा, टेंशन नहीं आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को टेंशन इसकी वजह से ही आता है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है और बच्चे लास्ट मोमेंट पे पढ़ते हैं। सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है। मैं बहुत सारे बच्चे देखती हूँ ऑफलाइन में भी, सब लास्ट मोमेंट पे पढ़ रहे हैं। अभी अभी टेंशन आने लगा है उनको, कि कुछ स्टूडेंट तो ऐसे उनको टेंशन ही नहीं आ रहा है अभी तक। तो मैं बोलूँगी बच्चों टेंशन आना चाहिए, तब भी हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग से करो, अभी भी स्टार्ट किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी भी आपका पढ़ाई कंप्लीट हो सकता है, क्योंकि आपका सबमिशन वगैरह वापस स्टार्ट हो जाएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को वही प्रॉब्लम है, लास्ट मोमेंट पे सबमिशन करेंगे, लास्ट मोमेंट पे। बच्चों 10 का सिलेबस तो भी छोटा था, लेकिन 11 का सिलेबस, 12 का सिलेबस छोटा नहीं है, बहुत ज़्यादा सिलेबस है, क्वान्टिटी बहुत ज़्यादा है और इतना पढ़ना है आपको। इसीलिए अभी से स्टार्ट कर दो पढ़ाई, स्टार्ट टू एंड सभी। एटलीस्ट मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भेजे हैं एटलीस्ट उतने तो भी करो, अगर आपको 80-90% तक चाहिए होंगे तो। लेकिन पढ़ो, मैं तो बोलूँगी लास्ट मोमेंट पे टेंशन नहीं चाहिए आपको, तो अभी से पढ़ो, ठीक है। तो बच्चों अभी ज़्यादा प्रवचन नहीं देती मैम, हर एक लेक्चर में प्रवचन देती है। अभी ज़्यादा प्रवचन नहीं देती मैं, आप लोग खुद पढ़ोगे मुझे गारंटी है। तो बच्चों ऑल द वेरी बेस्ट। इसके लिए हर एक लेक्चर में अपलोड करते रहूँगी, लास्ट मोमेंट तक मैं आपके लेक्चर्स लेने वाली हूँ। बस मुझे अच्छा रिजल्ट चाहिए, दैट्स इट। ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।